हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आप सबका द बेसिक पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, दो प्रकार के गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और ठीक। तो हम यही दो चीज़ पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपना नैतिक दायित्व का, ठीक है, परिचय दीजिए। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, दो है, अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और दोनों गवर्नमेंट का हम इसी क्लास में कवर करते हैं। ठीक है, देखिए, ये भी लोकतंत्र में शासन की प्रणाली है। ठीक है, लोकतंत्र में शासन की प्रणाली दो तरीके से की जाती है। लोकतंत्र में शासन की प्रणाली दो तरीके से की जाती है। ठीक, पहला क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और सेकंड क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, लोकतंत्र में शासन की प्रणाली दो तरीके से की जाती है। अब यहाँ पे हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक, इसके बाद आपको डाउट नहीं रह जाएगा। ये पहली चीज़, एक चीज़ जान लीजिए, ये भारत में नहीं है। ठीक है, ये अमेरिका के तहत इसको शासन किया जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एकल कार्यपालिका। ठीक है, पिछले सेशन में हमने, पिछला सेशन ज़रूर देखिए, वहाँ पे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में तीनों में अंतर स्पष्ट किया गया है। और उस सेशन को देख के तब आप इसको देखिए तो आपको निश्चित रूप से अधिक आनंद आएगा। ठीक है, अद्भुत लगेगा आपको। यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एकल कार्यपालिका होती है। ठीक है, एकल कार्यपालिका मतलब राज्य, ठीक है, राज्य का प्रमुख रहेगा, राष्ट्राध्यक्ष रहेगा। ठीक है, राज्य का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष। ठीक, और शासन का प्रमुख भी सेम व्यक्ति रहेगा। ठीक है, और शासन का प्रमुख सरकार प्रमुख रहेगा। ठीक, शासन का प्रमुख सरकार प्रमुख। जैसे अपने यहाँ क्या है, पीएम और प्रेसिडेंट अलग अलग होते हैं। और प्रेसिडेंट क्या होता है, राज्य का प्रमुख है, राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति बोलते हैं। और शासन का प्रमुख कौन है, मोदी हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी वर्तमान प्रधानमंत्री। और राष्ट्राध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी दूसरी महिला और प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हैं। ठीक, अब फ्रेंड्स देखिए, दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे वहाँ पर अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अलग अलग नहीं चीज़ें। ठीक है, दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए नोट करके, दोनों पदों पर एक ही व्यक्ति होता है। ठीक, शासन प्रमुख भी सेम होता है। जैसे जो राष्ट्र प्रमुख होने से तात्पर्य हुआ कि जो देखे होंगे, जो क्या बोलते हैं उसको, जो इनाम वगैरह दिया जाता है, जो पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चाहे फिल्म वगैरह राष्ट्रपति के नाम से दिया जाता है, और सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, पीएम क्या है, शासन प्रमुख होता है। हालांकि वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री में ही निहित होती है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ने के दृष्टिकोण से देखेंगे। ठीक है,
और क्या होता है, एकल सदस्यता होती है, ठीक, दोहरी सदस्यता नहीं होती, ठीक, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख और राष्ट्र अलग अलग सदस्यता लेंगे, ऐसी भी नहीं होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कार्यपालिका एवं विधायिका संबंधित नहीं है एक दूसरे से, कार्यपालिका एवं विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं। कार्यपालिका एवं विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं है। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारे यहाँ विधायिका है, कार्यपालिका है, ठीक। अब जो व्यक्ति मंत्री बैठते हैं, मंत्री होते हैं, मंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जब वही व्यक्ति लोकसभा में या राज्यसभा में बैठते हैं तो जो सांसद होते हैं उनसे सवाल पूछते हैं, ठीक, आपने ऐसा काम क्यों किया, ठीक, तो इसलिए उसको जवाबदेहिता उनकी रहती है, ठीक है। और अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहाँ पे कार्यपालिका जो मंत्री हैं वो कुछ भी काम कर सकते हैं, उनको संसद में जवाब नहीं देना है। और मंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है तो उसको भी चुनाव लड़ना है, तो उसको भी वोट मांगना रहता है, तो इसलिए जनता के सामने आना है, इसलिए वो संसद में उसको जवाब देने के लिए बाध्यता उनकी नैतिक बाध्यता होती है, और इसके साथ साथ राजनैतिक बाध्यता भी रहती है, कानूनी बाध्यता भी रहती है, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, अमेरिका में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होगा, कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होगा। मेंस वगैरह में आपको लिखने का आएगा, ठीक, प्री में कम चांस है। कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता, ठीक है फ्रेंड्स। कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होता है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, जवाबदेहिता नहीं होती, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आप साथ साथ लिखने का प्रयास करेंगे तो बेहतर रहेगा, तो कोशिश करिए, स्पीड बहुत ज़्यादा मत रखिए, और अगर आपको लगता है कि स्लो है तो 1.5 कर लीजिए। 2x पे करेंगे, 2x पढ़ेंगे, जितने जल्दी आता है उतने जल्दी उड़ भी जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक ठीक। एक चीज़ और, शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट रहता है, शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। शक्तियों का पृथक्करण कैसा रहता है, शक्तियों का पृथक्करण स्पष्ट पाया जाता है, ठीक है। कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका के बीच, यहाँ पे क्या होता है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, जबकि न्यायपालिका और कार्यपालिका विधायिका के प्रति विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ स्पष्ट है, लेकिन विधायिका कार्यपालिका के बीच शक्तियाँ स्पष्ट नहीं हैं, क्योंकि वही मंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और अधिकारी भी होते हैं, इसलिए शक्तियाँ स्पष्ट नहीं है। उम्मीद करते हैं आप आगे विशेषता और कमियाँ पे बात करते हैं हम, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज ठीक। देखिए, अब तो हमें तो इसके बारे में जान लिया, अब हम इसके विशेषताएं, अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषताओं की बात करते हैं, ठीक है। चूँकि हर चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है और एक निगेटिव पॉइंट होता है, तो हम दोनों पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि दोनों की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक। पढ़ते हैं। अस्थायी कार्यपालिका होती है, पहली चीज़ विशेषताएं क्या होगी, अस्थायी कार्यपालिका, ठीक। मंत्री मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट वगैरह, अमेरिका 4 वर्ष, ठीक। मान लीजिए मंत्री कोई प्रोजेक्ट वगैरह, आप जानते हैं कि अगर पीएम का बहुमत अपना खो देते हैं तो सारे मंत्री परिषद का भी स्वतः मतलब निरस्त हो जाता है, बर्खास्त हो जाते हैं।
तो ऐसे मान लीजिए कोई मंत्री वगैरह प्रोजेक्ट लाए हैं और अचानक ऐसा कुछ हो गया कि संसद बर्खास्त हो गया, खास करके लोकसभा, ठीक, लोकसभा बर्खास्त हो गया तो निश्चित रूप से रुक जाता है, तो इसका ठीक नुकसान होता है अस्थायी, ठीक है, हर चीज़ रहता है, ठीक है। नीतियों में निरंतरता रहती है, ठीक है, जो नीतियाँ बनती हैं, ठीक है, उनको 4 साल कन्फर्म रहता है, तो उस हिसाब से अपना नीति निर्माण करते हैं, ठीक। और यहाँ पे चुनाव का प्रेशर कम रहता है, ठीक, तो इसलिए 4 सालों प्रॉपर रूप से काम कर सकते हैं। और पहली चीज़ विशेषज्ञों द्वारा शासन होता है, जैसे वर्तमान में हमारे जयशंकर साहब हैं, ठीक, तो उनका विदेश मंत्री बनाया गया है। उनका विदेश मंत्री बनाया जाना सबसे चाइना को काउंटर करने की दृष्टिकोण से बनाया गया है, जहाँ तक मुझे मेरी समझ कहती है। क्योंकि वर्तमान में हमारा प्रतिद्वंदी पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, उससे तो हम बहुत आगे हैं, चाइना है, ठीक है। और ऐसे में चाइना का उभार कहीं न कहीं भारत के लिए और भारत के साथ साथ अन्य समस्त देशों के लिए और ख़ास करके पश्चिमी देशों के लिए चिंताजनक स्थिति उत्पन्न करती है, क्योंकि चाइना एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, ठीक है। चाइना में, ठीक है, साम्यवाद का शासन होता है। चाइना की जो साम्राज्यवादी नीति है, इसीलिए भारत को चिंताजनक होती है, ठीक। अमेरिका है, कनाडा है, ठीक है, अमेरिका कितना भी विकास हो जाए कनाडा को चिंतित नहीं होता है, क्योंकि अमेरिका का उस तरीके का बिहेवियर है अपने पड़ोसियों के प्रति, ठीक है। दूसरे में भरे और टांग लड़ाए, लेकिन अपने यहाँ में अपने क्षेत्र में नहीं थी, इसलिए चाइना का उभार चिंताजनक है। इसलिए एस जयशंकर साहब वहाँ पे विदेश दूतावास भी रहे थे, इसलिए इनको विदेश मंत्री बनाया गया था, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है। और एक चीज़ और, कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होगा, ये चीज़ तो हम पढ़ ही चुके हैं। कार्यपालिका का सदस्य विधायिका का सदस्य नहीं होगा। कार्यपालिका के सदस्य जो रहेंगे वो विधायिका के सदस्य नहीं रहेंगे। और राजनीतिक दबाव, गठबंधन आदि से मुक्ति रहेगी, ठीक है। राजनीतिक गठबंधन, जो मंत्री वगैरह होते हैं उन पे प्रेशर कम रहेगा, ठीक है, और दबाव भी कम रहेगा, ठीक है। और राजनीतिक अपराध, दल बदल जैसी इन सब चीज़ों से मुक्ति रहती है, क्योंकि 4 साल जो प्रेसिडेंट होता है उसके निगरानी में बनते हैं, उनका 4 साल का फिक्स कार्यकाल होता है, जल्दी उनको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। और दल बदल का सिस्टम नहीं रहेगा, बहुमत खोने का डर नहीं रहेगा, और बहुमत खोने का डर नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से अपना काम ईमानदारी पूर्वक कर सकते हैं 4 साल, ठीक। विशेषताएं हो गया, ठीक है। और शक्तियों का स्पष्ट विभाजन रहेगा, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, और राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है, अन्य किसी व्यक्तियों का नियंत्रण नहीं रहता है, ठीक। राष्ट्रपति का नियंत्रण रहेगा, ठीक। और कमियां, हर चीज़ की पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी भी होती है, ठीक है। पहली निगेटिविटी यही रहती है कि उत्तरदायित्व नहीं रहता है। जो व्यक्ति विधायिका के सदस्य हैं वो कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं, या मतलब कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। और अगर कार्यपालिका के सदस्य जैसे मंत्री हैं, मंत्री अगर विधायिका में बैठते हैं तो जो सांसद होते हैं उनसे लोग जवाब सवाल कर सकते हैं। जब वो उत्तरदायित्व नहीं रहता है तो उनसे सवाल आप नहीं पूछ सकते हैं, पहला नुकसान तो यही रहता है, उत्तरदायित्व नहीं रहता, ठीक है। और निरंकुश शासन होने की संभावना रहती है कि अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, निरंकुश शासन होने की संभावना रहती है, ठीक है फ्रेंड्स। निरंकुश शासन होने की संभावना रहती है, ठीक है। अकुशल शासन होने की भी संभावना रहती है। हो सकता है जो गृह मंत्री बन गया हो उसको जानकारी ना हो, जो रक्षा मंत्री हो गया उसको डिफेंस की कोई जानकारी ना हो, तो कुशलता की कमी
होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, इस चीज़ का डर हमेशा बना रहता है। पॉजिटिव भी है निगेटिव भी, आप दोनों को मिला के लिख लेंगे, पक्ष में तर्क विपक्ष में तर्क। जब भी आप आएंगे तो दोनों भी डायरेक्ट आप जज की तरफ फैसला नहीं करेंगे, नहीं इसका ये पॉजिटिव है, आप दोनों पक्ष को लेके चलते, दोनों पक्ष को लिखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, निचले सदन का विघटन नहीं है, कमियां कम है इसके, ठीक है, ज़्यादातर पॉजिटिव पॉइंट है। मेन कमी यही है कि उत्तरदायित्व की कमी रहती है नहीं है, और ये निरंकुश शासन होने की संभावना बनी रहती है, अर्थात समझदारी से अगर काम लिया जाता है, ठीक है, तो रहता है। और विधायिका एवं कार्यपालिका में टकराव की स्थिति बनी रहती है इसमें। विधायिका व कार्यपालिका में टकराव, ठीक, विधायिका और कार्यपालिका में टकराव की स्थिति बनी रहती है, और शासन में प्रतिनिधित्व की कमी, शासन में प्रतिनिधित्व की व्यापकता नहीं है। ठीक, मंत्री भी हमारे द्वारा चुने जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व पाया जाता है। ठीक, ऐसे में क्या रहता है कि प्रतिनिधित्व कम हो रहता है, तो ये नुकसान निश्चित रूप से रहता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत विस्तृत तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक, इसमें हम एक चीज़ जाने, इसमें एकीकृत, इसमें पीएम और प्रेसिडेंट अलग नहीं होते हैं, दोनों व्यक्तियों पर एक ही होता है। शासन प्रमुख राज्य प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति, और विशेषताएं में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। इसका मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है। ठीक, और विशेषज्ञों द्वारा शासन किया जाता है, नीतियों में निरंतरता रहती है, बहुमत खोने का डर नहीं रहता, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन रहता है, राष्ट्रपति के नियंत्रण एवं निगरानी में, ठीक है, कार्यपालिका द्वारा नीतियों का क्रियान्वयन किया जाता है। कमियां है, उत्तरदायित्व नहीं, निरंकुश होने की संभावना है, अकुशल शासक होने की संभावना है, निचले सदन का विघटन नहीं है, विधायिका और कार्यपालिका में टकराव की स्थिति हो सकती है। अब हम संसदीय शासन प्रणाली पढ़ते हैं। संसदीय शासन प्रणाली, ठीक, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, इसको हम आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या है, दोहरी कार्यपालिका होती है। पहली चीज़ उसमें क्या है, एकल कार्यपालिका होती है, जबकि इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। ठीक, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, दोहरी कार्यपालिका होती है। और दोहरी कार्यपालिका इसका मतलब नाम मात्र कार्यपालिका कौन होती है, नाम मात्र कार्यपालिका राष्ट्र प्रमुख, जो कि राष्ट्रपति होता है, जिसके पास सीमित शक्तियां होती हैं। ठीक है, नाम मात्र कार्यपालिका ये राष्ट्र प्रमुख होता है, राष्ट्र प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष, ये कौन होता है, ये राष्ट्रपति होता है। ठीक, दोहरी कार्यपालिका होती है। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका होता है शासन का प्रमुख, पीएम होता है। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। ठीक, इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है, मतलब जवाबदेहिता बनी रहती है। ठीक,
ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, दोहरी कार्यपालिका होती है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका, ठीक, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि विधायिका के ही सदस्य कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, जो कि केंद्र में या राज्य में मंत्री का पद धारण करते हैं। वो लोकसभा और विधानसभा में भी बैठते हैं, इसलिए उनसे जवाब सवाल किया जा सकता है और उनका, ठीक है, ठीक है, इसका मतलब कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है। ठीक, कहने का मतलब मंत्री बनने से पूर्व चुनाव लड़ना पड़ता है, क्योंकि संसद में केंद्र में मंत्री पद धारण करने हेतु किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सदस्य को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक उसी प्रकार राज्य में मंत्री पद धारण करने हेतु राज्य में या तो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना अनिवार्य है। इसलिए कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता किससे प्राप्त करती है? विधायिका से प्राप्त करती है। यहाँ पे एक चीज़ हो जाता है, दोहरी सदस्यता हो जाती है। ठीक, जैसे रक्षा प्रमुख है, रक्षा मंत्री है तो रक्षा प्रमुख है, जो कि कार्यपालिका का प्रमुख भी है और एक सांसद भी है, तो दोनों की दोहरी सदस्यता होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं और राजनीतिक एकरूपता इसमें समान रहती है, राजनीतिक एकरूपता रहती है। ठीक, वही व्यक्ति मंत्री बनता है जो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर रहता है। ठीक, तो ऐसे में प्रतिनिधित्व ज़्यादा से ज़्यादा रहता है और ऐसे में आम जन को संतुष्टि रहती है कि हमारे द्वारा चुने हुए व्यक्ति ही शासन कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? संसदीय मंत्रिपरिषद लोकसभा सामूहिक रूप से, ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका मतलब ये हुआ, यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तो मंत्रिपरिषद का भी स्वतः विघटन हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है। ठीक, या किसी एक मंत्री का भी होता है तब भी माना जाता है। इसको आगे हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, और लोकसभा का विघटन होता है, लोकसभा विघटित होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, और गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाता है, गोपनीयता के सिद्धांत का पालन। इसका मतलब हुआ कि मंत्री के पास कोई सूचना देने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, इसका तात्पर्य हुआ, ठीक, जैसे रक्षा प्रमुख कौन है? रक्षा प्रमुख रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ठीक, अब राजनाथ सिंह को इस बात के लिए संसद में बाध्य नहीं किया जा सकता कि आप ये सूचना दीजिए कि राफेल कैसे चलता है। ठीक, इसलिए जो सूचनाएं ज़रूरी है वही दिया जाता है मंत्रियों द्वारा। तो इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। एक बार पुनः देख लीजिए, संसदीय शासन प्रणाली दोहरी कार्यपालिका होती है, नाम मात्र राष्ट्रपति होता है, वास्तविक पीएम होता है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के भी सदस्य होते हैं और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक, गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। यही सब चीज़ें हैं। ठीक, अब ये तो हो गया इसके बारे में जानकारी। थोड़ा सा हम विशेषता और कमियां दोनों देख लेते हैं ताकि आपके पास
पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क देने पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क देने के लिए पर्याप्त कंटेंट होना जरूरी है। विशेषताओं में क्या होता है, विधायिका एवं कार्यपालिका में टकराव नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। विधायिका एवं कार्यपालिका में टकराव नहीं होगा। विधायिका एवं कार्यपालिका में टकराव नहीं होगा, सबसे बड़ा कर, ठीक है। उत्तरदायी सरकार है, सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट क्या है, सरकार की उत्तरदायी थे अर्थात उत्तरदायी सरकार रहती है। और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था रहती है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था कि किसी एक का बहुमत गया तो दूसरे का उसको शासन में आने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित करता है। अगर वो अपना बहुमत सिद्ध करता है तो वो पीएम बन सकता है, ठीक है। और व्यापक प्रतिनिधित्व रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शासन में सहभागिता रहती है, जो कि एक लोकतंत्र का मूल आधार है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व होना ज़रूरी होता है, ठीक है। कमियाँ क्या है, ठीक। सबसे बड़ी कमी क्या होता है, कार्यकाल इसका निश्चित नहीं है। कार्यकाल निश्चित होना ज़रूरी है एक सुसंगठित सुव्यवस्थित वर्ग के लिए, ठीक। शासन के लिए कार्यकाल निश्चित नहीं, ठीक। ये चीज़ हो गया। और सेकंड क्या है, नीतियों की निरंतरता नहीं रहती है, ठीक। अलग अलग मंत्रालय हैं, अलग अलग व्यक्तियों की, तो इसलिए अब विभिन्न मंत्रालयों द्वारा, ठीक है, जोड़ी योजनाएं लाई जा रही हैं। जैसे 16 मंत्रालयों द्वारा पीएम गति शक्ति योजना आप सर्च करेंगे तो आएंगे, तो वहाँ पे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 16 मंत्रालयों को जोड़ने का काम किया गया था। इसमें 100,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट था, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। नीतियों की निरंतरता नहीं रहती है, ठीक है। और ठीक है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप क्लासेस आपको अच्छी लग रही होगी। और ठीक, अब एक चीज़ और इसमें जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाने के कारण, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इससे, संसदीय शासन प्रणाली अपनाने का कारण। भारत में तो यही है संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें इसी को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। पहली चीज़ क्या होता है, उत्तरदायी सरकार है। और सेकंड चीज़ क्या है, ब्रिटेन में भी था और हमारे ऊपर ब्रिटेन द्वारा हमेशा से, ठीक है, हम ब्रिटेन के गुलाम थे, तो कहीं न कहीं इस प्रणाली से परिचित तो होना था, ठीक है। और ब्रिटेन द्वारा, ठीक है, तो एक नई चीज़ अपनाने में दिक्कत होती, इसलिए पुरानी चीज़ों को ही, ठीक है। लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं कि ब्रिटेन से हमारी संसदीय प्रणाली किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। और एक चीज़ और, कार्यपालिका एवं विधायिका में टकराव नहीं चाहते थे। कार्यपालिका एवं विधायिका में टकराव नहीं चाहते थे। कार्यपालिका एवं विधायिका में टकराव नहीं चाहते थे, ठीक है। और भारतीय समाज की विविधता थी, भारतीय समाज की विविधता, और नेक्स्ट रीजन रहता है व्यापक प्रतिनिधित्व के कारण, भारत में अपनाए जाने के कारण है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ठीक समझ गए होंगे। एक बार पुनः प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिवीजन कर लेते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत कार्यपालिका होती है, एकल कार्यपालिका होती है, संघ और राज्य के एक ही होते हैं, ठीक है। मतलब राष्ट्र प्रमुख और राज्य शासन प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र प्रमुख और शासन प्रमुख दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। शासन प्रमुख पीएम के नाम से किया जाता है, राष्ट्र प्रमुख जो कि राष्ट्र के काम होते हैं राष्ट्रपति के नाम किया जाता है।
और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, और इसमें एकल सदस्यता होती है, इसमें दोहरी सदस्यता होती है, और पृथक्करण का सिद्धांत होता है, शक्ति का पृथक्करण रहता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पालन किया जाता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्पष्ट है। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बहुमत, गठबंधन, ठीक है, दल बदल जैसी चीज़ें आसानी हो जाती हैं, और कार्यकाल इसका अस्थायी होता है, नीतियों की निरंतरता रहती है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में नीतियों की निरंतरता नहीं रहती है। बहुमत दल का शासन होता है, गठबंधन भी रहता है, और सरकार की कार्यकाल भी अनिश्चित रहता है। ठीक है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि विशेषज्ञों द्वारा शासन होता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में अकुशल शासन भी हो सकते हैं। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। ठीक, अब नेक्स्ट, ठीक, ब्रिटेन की और भारत की किस प्रकार भिन्न है, उसी के साथ हम इस चीज़ को समाप्त करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत एवं ब्रिटेन। ठीक है, दोनों जगह संसदीय प्रणाली ही है। ठीक है, ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में अंतर, चूँकि हमने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ही लिया है। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं भारत की संसदीय प्रणाली, और इधर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली। इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करेंगे, और इसके बाद हम राष्ट्रपति से, नेक्स्ट लेक्चर हमारा राष्ट्रपति से रहेगा। ठीक, यहाँ पे राष्ट्र का प्रमुख कौन रहेगा? राष्ट्रपति रहेगा। राष्ट्र का प्रमुख ठीक है, यहाँ पे भारत की राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति रहेगा, और यहाँ पे राष्ट्र का प्रमुख कौन रहेगा? या तो राजा रहते हैं या तो रानी, जो भी हो सकते हैं। राष्ट्र का प्रमुख राजा और रानी दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है? निर्वाचित होते हैं। ठीक, इसीलिए इनको गणराज्य बोला जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? आनुवांशिक होते हैं। राजा रानी का निर्वाचन नहीं होता है, आनुवांशिक होते हैं। आनुवांशिक, ठीक, आनुवांशिक से मतलब इसीलिए राजाशाही बोलते हैं। गणराज्य रिपब्लिक होने का मतलब यही है कि यहाँ पे किसी भी व्यक्तियों का चुनाव आनुवांशिक नहीं होगा, या तो जो अधिकारी होगा उनका योग्यता के आधार पर चयन होगा, अदरवाइज अन्यथा चुनाव के आधार पर चयन किया जाएगा। ठीक है, कार्यकाल निश्चित है, निर्वाचित होंगे तो निश्चित रूप से कार्यकाल निश्चित रहेगा। ठीक, जबकि यहाँ पे क्या है? कार्यकाल आजीवन रहता है। ठीक, कार्यकाल आजीवन रहेगा। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? पीएम किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, भारत में ऐसा है। पीएम किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। अंतर कई बार लिखने को आता है। लोकसभा का भी सदस्य पीएम हो सकता है, राज्यसभा के सदस्य भी। आप जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे और वो पीएम पद पर रहे 10 साल तक। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है? पीएम केवल उच्च सदन, उच्च सदन,
उच्च सदन हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है, जो कि जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है उनके यहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है उच्च सदन। ठीक है, सॉरी, निम्न सदन होता है। ठीक, पीएम केवल निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, का हो सकता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, संविधान सर्वोच्च है भारत में, जबकि ब्रिटेन में क्या है, संसद सर्वोच्च है। ठीक, यहाँ पे बिना संसद का सदस्य बने 6 माह तक मंत्री हो सकते हैं। बिना संसद का सदस्य बने 6 माह तक मंत्री पद धारण कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, ठीक है, सामान्यतः संसद के सदस्य ही मंत्री बनते हैं। सामान्यतः संसद के सदस्य ही ठीक, यहाँ पे क्या है, मंत्रियों को कानूनी जिम्मेदारी से मुक्त रहते हैं। यहाँ पे इस भारत में मंत्रियों को कानूनी जिम्मेदारी से मुक्ति रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा लिख दिए हैं। देखिए, इसको हम शुरू से समझ लेते हैं। ब्रिटेन और भारत की संसदीय प्रणाली में किस प्रकार का अंतर है। भारत की संसदीय प्रणाली में राष्ट्र का प्रमुख कौन होगा, राष्ट्रपति होगा, जबकि ब्रिटेन में कौन होता है, ब्रिटेन में राजा या रानी होते हैं। ठीक, इसीलिए भारत को गणराज्य बोला जाता है, रिपब्लिकन ऑफ इंडिया। ठीक, कार्यकाल राष्ट्रपति का हमारे यहाँ निश्चित होता है, राजा रानी का आजीवन होता है, उनका निर्वाचन आनुवंशिक होता है, निर्वाचन नहीं होता है। आनुवंशिक मतलब उनके बेटा बनेगा, उनका नाम, बेटा के बाद उनका बेटा, उनका बेटा, उनकी बेटी। यदि बेटा बेटी नहीं है तो किसी संबंधित या नज़दीकी रिश्तेदार को, चाचा, जो भी उनके बच्चे हैं जिसको समझे उसको बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है, पीएम किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, मतलब चाहे लोकसभा का चाहे राज्यसभा का। हमारे यहाँ कितने पीएम राज्यसभा से बने ये आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, पीएम सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, निम्न सदन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स उच्च सदन बोला जाता है। यहाँ पे सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन का सदस्य हो सकता है। यहाँ पे संविधान की सुप्रीमेसी है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या है, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है, वहाँ पे संसद सर्वोच्च है। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और है, बिना संसद का सदस्य बने 6 माह तक कोई भी व्यक्ति भारत में मंत्री पद पर रह सकता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं। ब्रिटेन में संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, या सामान्यतः संसद के सदस्य मंत्री बनते हैं। यहाँ पे क्या है, मंत्रियों को कानूनी जिम्मेदारी से मुक्ति रहती है। विधेयक पर केवल राष्ट्रपति के ही हस्ताक्षर होते हैं। ठीक, जैसे आपने विधेयक जो भी देखा होगा, विधेयक पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, विधेयक पर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। किसी मंत्री या किसी, ठीक है, किसी मंत्री का विधेयक, किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होता है। ठीक, तो ब्रिटेन में क्या होता है, मंत्रियों के भी हस्ताक्षर रहेंगे, साथ ही साथ पीएम के साथ साथ वहाँ के राजा रानी के भी हस्ताक्षर रहेंगे, जबकि यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर रहेंगे, और जो लोकसभा के सदस्य वगैरह हैं उनका तो सहमति ली जाती है, हस्ताक्षर लिया जाता है। ठीक,
और यहाँ पे मंत्रियों के लिए जो हस्ताक्षर जरूरी, राजा का भी हस्ताक्षर। यहाँ पे एक शब्द आता है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट, ठीक। छाया मंत्रिमंडल नहीं होता है भारत में, ब्रिटेन में होता है शैडो कैबिनेट। शैडो कैबिनेट से मतलब हुआ कि जैसे ज़्यादातर आप देखते होंगे भारत में विपक्ष के जो नेता हैं, वर्तमान में तो कोई नहीं है, ठीक है। और जैसे जो विपक्ष के नेता होते हैं, अगर उनकी 1/10 मेजोरिटी में 10%, तभी ठीक है, 15 सीट है तभी वो बनाया जाता है, ठीक। तो उसको हम पढ़ेंगे आगे क्या सिस्टम है, तो आगे पढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या है कि शैडो कैबिनेट होने के लिए, ठीक है, 45 सीट चाहिए होता है, 15% का, तो वहाँ पर रहता है तब होता है। आगे हम उसको डिटेल में बात करेंगे। ठीक, शैडो कैबिनेट का मतलब होता है विपक्ष भी उसी के साथ साथ एक मंत्री बनाता है। विपक्ष का भी गृह मंत्री होगा, रक्षा मंत्री होगा। और रक्षा मंत्री विपक्ष का किस लिए होगा? रक्षा मंत्रियों की कार्य पर निगरानी करने के लिए। गृह मंत्री क्यों होगा? पक्ष के गृह मंत्री, सरकार के गृह मंत्री के कार्य को निगरानी करने के लिए विपक्ष अपना एक गृह मंत्री बनाता है। इस तरह ब्रिटेन में होता है, दो मंत्री होते हैं, एक पक्ष का एक विपक्ष का होता है। भारत में ऐसा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको क्लासेस अच्छी लगी होगी। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा प्रेसिडेंट होगा, मूल करते हुए बचा है उसको पढ़ा देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप कोऑपरेट करेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथी को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। ठीक फ्रेंड्स, नमस्कार।